नमस्कार प्यारे साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको भारत की राज्य व्यवस्था की कक्षाएं जो आपको नियमित तौर पे मिल रही हैं, जिसके अंदर हमने कल की क्लास के अंदर किया था भाग नंबर 19। कल की क्लास के अंदर भाग नंबर 19 किया था। उसी सीरीज़ को आज कंटिन्यू करते हुए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ भाग नंबर 20। कौन सा भाग? भाग नंबर 20। भाग नंबर 19 के अंदर मैंने आपको कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद करवाए थे, 361 से लेके 367 तक ये अनुच्छेद करवाए थे। इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया थी? इसके अंदर प्रकीर्णन या विविध या मिसलेनियस के बारे में बताया गया है। आपने सभी विद्यार्थियों ने आपने रीजनिंग पढ़ी होगी। रीजनिंग के अंदर एक स्पेशल टॉपिक दिया जाता है विविध का, जिसको मिसलेनियस कहते हैं। तो उसके अंदर हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं, मैथ से भी आ जाते हैं, रीजनिंग के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। तो वो सिस्टम भाग नंबर 19 के अंदर संविधान ने किया हुआ है। इसके अंदर हर एक जो राज प्रमुख है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, समितियां हैं, उन सब के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। भाग नंबर 19 उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भाग नंबर 20। भाग नंबर 20 के अंदर अनुच्छेद एक ही है। कौन सा है? 368। सिर्फ और सिर्फ एक ही अनुच्छेद है, 368। भाग नंबर 20 का संबंध किससे है? भाग नंबर 20 का संबंध है संविधान के संशोधन से। संविधान के संशोधन से क्या मतलब बनता है? संविधान आपको पता है भी 1950 के बाद में लागू हो गया था। परमानेंट 26 जनवरी 1950 गणतंत्रता दिवस मनाते हैं ना। इस दिन क्या हो गया था? संविधान अच्छे से पूरे देश के अंदर संविधान ने अपना काम को शुरू कर दिया था करना। और इसके बाद में जब संविधान बना था, उसके बाद में आपको भी पता बहुत सारे विषय आए होंगे, बहुत सारे कानून आए होंगे, बहुत सारे सब कुछ आया होगा ना। तो उस कानूनों को कहाँ पे रखा जाए, तो उसको संविधान के अंदर जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं तो जोड़ा ही जाएगा। अब संविधान के अंदर उनको कहीं ना कहीं जोड़ा जाएगा, तो जोड़ने के लिए संविधान के अंदर क्या किया जाता है? संशोधन किया जाता है संविधान के अंदर। उसी को संशोधन कहते हैं। आज हम संविधान संशोधन की पूरी प्रक्रिया पढ़ेंगे, कैसे कैसे होता है, कौन कौन करता है, कौन कौन इसके अंदर भाग ले सकते हैं। इस सब के बारे में बाई डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। तो आपको इतना पता होना चाहिए, भाग नंबर 20 अनुच्छेद नंबर 368 एक ही है भाग नंबर 20 के अंदर, और संविधान के संशोधन से इसका संबंध है भाग नंबर 20 का। आइए चलिए देखते हैं। संविधान के भाग 20 का अनुच्छेद 368 संसद को संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। अच्छा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैंने आपको राज्य के अंदर और भारत के अंदर दो चीजों के बारे में बताया था। एक तो बताया था संसद के बारे में। किसके बारे में? संसद के बारे में। दूसरा बताया था विधानमंडल। विधानमंडल के बारे में बताया था। इन दोनों के बारे में उम्मीद करता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोनों के दोनों, संसद होगा तो देश के अंदर होगा, विधानमंडल होगा तो राज्य के अंदर होगा। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा, दो सदन होते हैं। विधानमंडल के दो सदन होते हैं, विधानसभा तथा विधान परिषद। विधान परिषद भारत के सिर्फ और सिर्फ 6 राज्यों के अंदर है, और विधानसभा पूरे के पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं उनके अंदर है, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनके अंदर विधानसभा है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अभी संविधान के अंदर संशोधन करना हो तो किसको ये संविधान ने शक्ति दी गई है? तो सिर्फ और सिर्फ संसद के पास में ये शक्ति है। ऐसा नहीं है विधानमंडल को ये शक्तियां क्यों नहीं दी गई। विधानमंडल को ये शक्तियां इसलिए नहीं दी गई क्योंकि सबसे पहले जो दिया गया है, देश को प्राथमिकता दी गई है। सबसे पहले तो देश एक है, देश के अंदर राज्य है ना। देश के अंदर राज्य है ना, कि राज्यों के अंदर देश है। तो देश के अंदर जब राज्य होगा तो इसीलिए देश को प्राथमिकता दी गई है। तो इसीलिए संसद के पास में संविधान के अंदर संशोधन करने की शक्ति है। यानी कोई देश से संबंधित कानून बनाना हो तो कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ देश की संसद बना सकती है। कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ देश की संसद बना सकती है। ठीक है। संविधान का कौन सा भाग देश की संसद को कानून या संविधान के अंदर संशोधन करने के बारे में बताता है? तो भाग नंबर 20 अनुच्छेद आपसे पूछ ले तो अनुच्छेद नंबर 368। ठीक है। 368 संविधान तथा इसकी प्रक्रियाओं को संशोधित करने की शक्तियां प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रियाओं के अनुसार संसद संविधान में नए उपबंध जोड़कर, ये देख लेना, नए उपबंध यानी नया कानून उसके अंदर जोड़ा जा सकता है, या किसी उपबंध को हटाकर या बदलकर संविधान के अंदर संशोधित कर सकती है।
अच्छा, संविधान के अंदर संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? एक तो नया उपबंध जोड़ा जाए, संविधान के अंदर भी कोई नया कानून आपने बना दिया तो वो संविधान के अंदर ऐड करना है, ठीक है, तो वो आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। दूसरा, कोई भी ऐसा कानून जो पहले चल रहा था, जैसे अभी मैंने आपको कल ही 362 नंबर अनुच्छेद करवाया था ना, 362 नंबर किसका था? जो शासक थे, राज्यों के शासक थे, उनके क्या था, उनके विशेषाधिकार के बारे में था। तो वो 26वें संविधान संशोधन के अंदर हटा दिया गया था। तो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? 26वें संविधान संशोधन। ऐसा कोई भी अनुच्छेद जो संविधान बना तब तो लागू था और अब उसका कोई जरूरत नहीं है वर्तमान के अंदर, तो उसको अगर संविधान हटाना चाहे तो उसको आज हटा सकती है, लेकिन वो हटाया जाएगा, हटाने की पूरी प्रक्रिया भी संविधान संशोधन के अंतर्गत ही आएगी। एक तो आप कोई भी नई चीज जोड़ोगे वो संविधान संशोधन के अंदर आएगी, और जो चीज चल रही है उसको संविधान से हटाना हो, संविधान से अलग करना हो, तो वो चीज भी किसके अंदर आएगी? वो चीज भी संविधान संशोधन के अंदर आएगी। या किसी चीज को बदलकर करना हो, बदलकर संविधान में संशोधन किया जा सकता है। कोई भी वर्तमान के अंदर कानून है, उस कानून को बदला भी जा सकता है। तो बदलने की जो प्रक्रिया होगी, बदलने का जो प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस को भी संविधान संशोधन के अंदर ही काउंट किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इस स्लाइड के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी देख लेना। हालांकि संसद संविधान के मूल ढांचे के प्रावधानों में संशोधन नहीं कर सकती। अच्छा, संविधान के मूल ढांचे कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में मैं स्पेशल आपको एक क्लास के अंदर बताऊंगा, कौन कौन सा मूल ढांचा है, कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, संविधान जो संसद है पूरे संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, बदल सकती है संविधान को, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है उसके अंदर संसद संशोधन नहीं कर सकती। मूल ढांचे के अंदर, मूल ढांचे से जुड़े इस सिद्धांत को सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती वाद 1973 में प्रतिपादित किया था। तो हाई कोर्ट ने या उच्च न्याय सॉरी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? 1973 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया था, केशवानंद भारती प्लस इंडियन गवर्नमेंट का केस गया था। तो 1973 के अंदर उन्होंने क्या किया गया था? 1973 के अंदर उन्होंने संविधान का कौन कौन सा हिस्सा मूल ढांचे के रूप में जाना जाएगा या किसको मूल ढांचे के अंदर माना जाएगा, उस सब के बारे में संसद ने सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। कब बताया था? 1973 के अंदर। कौन से केस के अंदर बताया था, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन से केस के अंदर बताया था? तो केशवानंद भारती केस के बारे में बताया था। अभी 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में देखते हैं। संविधान के प्रावधानों में परिवर्तन या उनमें नया प्रावधान जोड़ना संविधान संशोधन कहलाता है। संविधान के अंदर जो नया प्रावधान जोड़ेंगे वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा, या कोई ना कोई चीज बदलोगे तो वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368, एक ही अनुच्छेद है, आपको याद होना चाहिए। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है। कहाँ पे है? 368 के अंतर्गत। संविधान में संशोधन दो मुख्य प्रकार से हो सकता है, अनौपचारिक संशोधन और औपचारिक संशोधन। अनौपचारिक संशोधन कौन सा होता है? जो न्यायपालिका के द्वारा, यानी सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून बना दे या सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून बना दे, उसको क्या बोला जाएगा? सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी कानून बनाती है तो उसको अनौपचारिक संशोधन बोला जाएगा। एक तो न्यायपालिका संशोधन कर सकती है। औपचारिक संशोधन क्या होता है? औपचारिक संशोधन किया जाएगा संसद के द्वारा, यानी पूरी प्रक्रिया के द्वारा, राष्ट्रपति के मोहर लगा के, राष्ट्रपति का साइन लगवा कर, वो पूरी की पूरी प्रक्रिया आगे बताऊंगा। दो प्रकार के संशोधन हो सकते हैं, एक तो अनौपचारिक और दूसरा औपचारिक संशोधन। अनौपचारिक करेगा वो तो न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। अभी जैसे कोई भी कानून बना दिया, जैसे सरकार ने ये कह दिया भी, अगर कोई सरकार ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया, अगर कोई व्यक्ति जैसे 1 लाख रुपए तक की चोरी करता है, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, 1 लाख तक की चोरी करता है, तो उसके ऊपर 10,000 रुपए का आर्थिक दंड और उसको 5 साल की सजा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दे दी। ठीक है, तो ये आगे आने वाले जो चोर होंगे उनके लिए, ये पूरे देश के ऊपर ये कानून लागू हो जाएगा भी, अगर हम चोरी करते हैं इतने की या 1 लाख की चोरी करते हैं तो हमें 10,000 का आर्थिक दंड दिया जाएगा और 5 साल का कारावास दिया जाएगा। तो ये एक तरीके से कानून है, यानी न्यायपालिका अगर करेगी तो ऐसे संशोधन कर सकती है, कोई भी अपना जजमेंट देके, कोई भी अपना स्टेटमेंट देके। और संसद करेगी तो संसद की प्रक्रिया को आगे समझते हैं, संसद की इस प्रक्रिया के अंतर्गत करेगी।
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद संविधान में संशोधन 3 प्रकार से कर सकती है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। संसद की बात कर रहा हूँ, 3 प्रकार से कर सकती है। संसद के द्वारा एक तो साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है, साधारण बहुमत की प्रक्रिया को समझेंगे। 2 नंबर, संसद के विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। 3 नंबर, संसद के विशेष बहुमत द्वारा आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन होना। ये तीनों के तीनों हम देखते हैं, इनकी व्याख्या मैं आपको बताता हूँ कैसे किन किन चीजों के अंदर इनके अंदर संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत देखते हैं। साधारण बहुमत के द्वारा 1 नंबर की प्रक्रिया है ना, साधारण बहुमत। तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदन या दोनों सदन साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं, इन व्यवस्थाओं में शामिल हैं। अच्छा, साधारण बहुमत के अंदर संसद के कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ती है? संसद के अंदर 50% की जरूरत पड़ती है साधारण बहुमत के अंतर्गत। कितने प्रतिशत की? 50% की जरूरत पड़ती है। जितने भी व्यक्ति संसद के अंदर हैं उनकी 50% की आवश्यकता पड़ेगी आपको साधारण बहुमत करने के लिए, 1/2। है। अच्छा, इसके अंदर कौन कौन सी व्यवस्थाएं आ जाती हैं? एक तो जो 2 नंबर मैंने आपको अनुच्छेद पढ़ाया था, जब आपको पता हो पहली या दूसरी क्लास के अंतर्गत, तो पहला क्या हो जाएगा? नए राज्यों का प्रवेश या गठन, यानी भारत के अंदर नए राज्य को शामिल करना हो या किसी अलग राज्य, किसी राज्य को तोड़कर उसका करना हो, तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वो साधारण बहुमत से किया जा सकता है संसद के द्वारा। नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों को बनाना हो, उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों में परिवर्तन करना हो, तो ये संसद किस बहुमत से कर सकती है? ये काम साधारण बहुमत से कर सकती है, यानी संसद के 50% सदस्य इस काम के लिए हाजिर हों बस। ठीक है। राज्य विधान परिषद का निर्माण तथा उसकी समाप्ति। राज्य विधान परिषद का निर्माण की बात कर रहा हूं मैं, राज्य के विधान परिषद की। 2 सदन होते हैं राज्य के अंदर, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा तो कंटिन्यू चल ही रहा है, कंपलसरी होता है वो तो प्रत्येक राज्य के लिए। लेकिन अगर विधान परिषद का निर्माण करना हो तो राज्य का विधानमंडल एक बिल पारित करके किसके पास भेजेगा? संसद के पास भेजेगा, और संसद अपने साधारण बहुमत से उस राज्य के अंदर विधानसभा का निर्माण कर सकती है तथा विधान परिषद का निर्माण कर सकती है और विधान परिषद को भंग कर सकती है। 4 नंबर, दूसरी अनुसूची, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीश आदि के लिए परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार के अंदर परिवर्तन करना हो। किसके अंदर? भत्ते तथा विशेषाधिकार के अंदर परिवर्तन करना हो तो संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। एक संसद की गणपूर्ति की कितनी गणपूर्ति होगी? गणपूर्ति क्या होता है? मिनिमम। जैसे मैं आपको अभी को बोल दूं भी, हम क्लास लगा रहे हैं, क्लास के अंदर जब तक 100 बच्चे लाइव आएंगे, 100 बच्चे लाइव नहीं आएंगे तब तक मैं क्लास चालू नहीं करूंगा। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको क्लास की गणपूर्ति के रूप में हम काउंट करेंगे। वैसे ही संसद की गणपूर्ति के अंदर होगा भी, संसद के अंदर कितने सदस्य हों कम से कम, तो वो संसद की प्रक्रिया शुरू होगी, उसको संसद की गणपूर्ति बोला जाता है। तो संसद की गणपूर्ति निर्धारित करने के लिए अगर संसद संविधान के अंदर संशोधन करती है तो वो साधारण बहुमत से ही संशोधन कर सकती है। ये समझाने की मैं आपको बात कोशिश कर रहा था। ठीक है। साधारण बहुमत से कौन कौन से विषय आते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अभी विशेष बहुमत, विशेष साधारण बहुमत के लिए तो 50% सदस्यों की आवश्यकता थी। कितने प्रतिशत? 50%, यानी 1/2। अभी विशेष बहुमत के लिए 2/3 की आवश्यकता पड़ेगी, और 2/3 कितना होता है? 66% होता है। ठीक है, कितना होगा? 66% होगा विशेष बहुमत। संसद के विशेष बहुमत द्वारा संविधान के ज्यादातर उपबंधों को संशोधन संसद के विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। किस बहुमत के द्वारा? संसद के विशेष बहुमत के द्वारा। अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत अर्थात 38% से अधिक, और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के सदस्यों का 2/3, 2/3 ये पढ़ा मैंने आपको अभी बताया था, अभी 66%, 2/3 का बहुमत कुल सदस्यता की अभिव्यक्ति या अर्थ या सदन की सदस्यता की कुल संख्या से है। आपको सिर्फ इतनी पता होना चाहिए, कितने व्यक्ति होंगे? 2/3 होंगे। कितने प्रतिशत होंगे? 66% होंगे विशेष बहुमत के लिए। साधारण बहुमत के लिए 50% और 1/2, यानी आधे सदस्य है, और इसके विशेष बहुमत के लिए 66% या 2/3। अभी विशेष बहुमत के अंतर्गत विषय कौन कौन से आ जाते हैं? अभी कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पे संसद जाके विशेष बहुमत से
संविधान के अंदर संशोधन करेगी। तो एक तो अगर मूल अधिकार देश के, हमारे जो मूल अधिकार है ना नागरिकों के, कौन से भाग के अंदर है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। एक क्वेश्चन है मूल अधिकार, मैंने आपको करवाए हुए हैं, एक एक अधिकार के बारे में अच्छे से बताया हुआ है। तो मूल अधिकार संविधान के कौन से भाग के अंदर इनका उल्लेख मिलता है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। मूल अधिकारों के अंदर अगर कोई संशोधन करना हो तो कौन से संशोधन से किया जाएगा, विशेष बहुमत से या साधारण बहुमत से, तो विशेष बहुमत से किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका भाग भी आप मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे भी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख कौन से भाग के अंदर मिलता है। 3 नंबर, वे सभी उपबंध जो प्रथम तथा तृतीय श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं। इन तीनों या तीन चीजों के अंतर्गत अगर कोई भी संशोधन करना हो तो इसके लिए संसद को विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये जो ज्यादा सीरियस मैटर होता है ना, उसको विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि आपको भी पता है भी सरकार बनाने के लिए कितने प्रतिशत चाहिए, सरकार बनाने के लिए 51% की आवश्यकता होगी। ठीक है। अगर आपको साधारण बहुमत करना है संविधान के अंदर, तो आप अपनी पार्टी के लोगों के साथ मिलकर संविधान के अंदर साधारण बहुमत कर सकते हो। कर सकते हो ना। 50% से 51% तो आपको सरकार पावर के अंदर रहने के लिए चाहिए। ठीक है। और 50% से आप साधारण बहुमत कर सकते हो आसानी से। लेकिन अगर आपको विशेष मूल अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर कोई परिवर्तन करना है, उसके लिए आपको कितना चाहिए? 66%। कितना चाहिए आपको? 66%। और 66% संख्या बनाने के लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा? आपको लेना पड़ेगा दूसरी पार्टी का सहारा, यानी विपक्ष का सहारा लेना पड़ेगा। किसका सहारा लेना पड़ेगा? विपक्ष का सहारा लेना पड़ेगा। और विपक्ष इन मुद्दों पे सहारा आसानी से नहीं देती। आपके पक्ष के अंदर विपक्ष कभी नहीं करता। अगर आप गलत भी कोई संविधान के अंदर संशोधन कर रहे हो ना, तो विपक्ष वाले आपका साथ नहीं देंगे। अगर संविधान के अंदर संशोधन सही कर रहे हो तो विपक्ष वाले आपका हमेशा साथ दे देंगे। और आपकी संख्या कितनी हो जाएगी? 66% हो जाएगी। करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर अगर कोई भी संशोधन करना हो तो वो विशेष बहुमत की प्रक्रिया के अंतर्गत आ जाएगा। अभी 3 नंबर क्या आ जाएगा? 3 नंबर आ जाएगा विशेष बहुमत के द्वारा आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत संशोधन। अच्छा, एक तो विशेष बहुमत नॉर्मल आ जाएगा और एक विशेष बहुमत आ जाएगा जिसके अंतर्गत आधे राज्यों के विधानमंडल की भी हाजिरी होगी। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंधों को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किस प्रकार किया जा सकता है? विशेष उपबंधों के द्वारा संविधान के अंदर संशोधित किया जा सकता है। और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य या विधानमंडलों में साधारण संविधान या बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। कितने? आधे राज्य। कितने राज्य हों? आधे राज्य हों। ठीक है। आद्य राज्य से उसे क्या मिली हो? मंजूरी मिली हो, प्लस आपका विशेष बहुमत तो होगा ही होगा आपके पास। तो विशेष बहुमत प्लस आद्य राज्यों के लिए कौन कौन से आ सकते हैं विषय, उनके ऊपर हम बात करते हैं। यदि एक या कुछ या बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आद्य राज्य उन्हें अपनी संस्तुति देते हैं, औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। अच्छा, उपबंध कौन कौन से हैं? अभी इसके अंदर आधे राज्य की बात कर रहा है, तो जैसे देश के अंदर वर्तमान के अंदर 28 राज्य हैं, तो अगर 14 राज्य केंद्र सरकार के साथ हैं और 14 नहीं है, तो 14 नहीं है तो इसको कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं पड़ेगा, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। आप साथ में नहीं हो तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपकी प्रक्रिया है, औपचारिकता है, वो 14 राज्य के अंदर ही पूरी हो जाएगी भी। ठीक है, 14 राज्य आपके साथ हैं। ठीक है। और ये साथ में इनको बाद में होना ही पड़ता है, क्योंकि जब ये 14 राज्य साथ होंगे तो संविधान के अंदर संशोधन तो हो ही जाएगा, कानून बन ही जाएगा। अगर आप कानून बनाने के अंदर सरकार का साथ दोगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं साथ दिया तो कानून बनने के बाद में फिर सरकार आपका साथ नहीं देगी। समझ रहे हो ना क्या दिक्कत है? इसीलिए बोला जाता है भी हमेशा सरकार के साथ हो। अगर गलत हो सरकार तो आप सरकार को कोसिए, लेकिन सरकार को हमेशा महत्वता देनी चाहिए जहां पे सरकार सही काम कर रही है। अच्छा, विशेष बहुमत
और आधे से ज्यादा राज्यों की प्रक्रिया कहाँ कहाँ पे होती है? एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया है ना, इसके अंदर अगर कोई संशोधन करना हो तो आपको विशेष बहुमत यानी संसद का 66% तो आपको चाहिए ही चाहिए। संसद के 66% सदस्य तो आपके साथ होनी चाहिए। इसके साथ साथ प्लस आपको क्या करना होगा? आधे से ज्यादा राज्य, आधे से ज्यादा राज्य भी आपके साथ होने चाहिए। क्या? आधे से ज्यादा राज्य भी आपके साथ होने चाहिए। एक नंबर बात, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई भी संविधान के अंदर संशोधन करना है तो आपको 66% और आधे से ज्यादा राज्य आपके साथ। 2 नंबर, केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार, यानी केंद्र और राज्य की शक्तियों के अंदर अगर कोई विस्तार करना हो या उसको बढ़ाना हो या घटाना हो, तभी आपको 66% संसद के और आधे से ज्यादा राज्य भारत के आपके साथ होने चाहिए। 3 नंबर आ जाएगा, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के अंदर अगर कोई परिवर्तन करना हो तो भी आपको विशेष बहुमत प्लस आपके पास आधे से ज्यादा राज्य हों। केंद्र और राज्यों के बीच में विधायी शक्तियों का विभाजन यानी कानूनी शक्तियों का विभाजन करना हो तो भी आपको क्या होगा? तो भी 66% प्लस आधे से ज्यादा राज्य आपके साथ होने चाहिए। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची के अंतर्गत क्या दिया गया है? सातवीं अनुसूची के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कौन से विषय आ जाते हैं सातवीं अनुसूची के अंतर्गत। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत शक्तियों के विभाजन के बारे में बात की गई है। शक्तियों का विभाजन, शक्तियों के विभाजन के बारे में बात की गई है ना। कौन कौन सी सूची होती है? एक तो होती है संघ सूची। कौन सी सूची? एक तो हो जाएगी हमारी संघ सूची। 2 नंबर की बात करें तो 2 नंबर पे आ जाएगी राज्य सूची। कौन सी आ जाएगी? राज्य सूची आ जाएगी। और 3 नंबर की बात करें तो 3 नंबर पे आ जाएगी समवर्ती सूची। कौन सी सूची आ जाएगी? समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां हैं संविधान के अंदर। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, सॉरी, कौन सी अनुसूची के अंतर्गत आती है, इसका आप कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब दोगे। अगर इसके अंदर कोई परिवर्तन करना है तो भी आपको 66% संसद के सदस्य प्लस 14 से अधिक राज्य आपके साथ हों तभी आप इन चीजों के अंदर संशोधन कर सकते हो। समझ में आ गई ना बात? संसद 3 प्रकार से संशोधन कर सकती है। कैसे कैसे कर सकती है मैं आपको बता दिया मैंने आपको। संसद कर सकती है, एक तो साधारण बहुमत से कर सकती है, दूसरा कर सकती है विशेष बहुमत से, और तीसरा कर सकती है विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की उसके अंदर सहमति हो। कि कौन कौन से विषय उसके अंतर्गत आ जाएंगे? साधारण बहुमत से करना है तो आपके साथ 50% और संसद के सदस्य है। विशेष बहुमत से करना है तो 66% संसद के सदस्य है। और अगर विशेष बहुमत प्लस आधे से ज्यादा राज्यों से करना है तो 66% तो संसद के सदस्य प्लस आपके साथ 14 से अधिक राज्य आपके साथ हो। ठीक है, ये थी आज की आपकी क्लास दोस्तों। भाग नंबर 20 है जो आपका कंप्लीट होता है अनुच्छेद 368। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक करें, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास के साथ भाग नंबर 21 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।